नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो क्लास 8th में एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 था कृषि। तो पाठ का नाम क्या था? कृषि। वो हम कर रहे थे। इसमें हमने जो निर्वाह कृषि थी उसके 3 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? सबसे पहले निर्वाह कृषि में पहला कौन सा था? पहला था आदिम। जैसे आदिम हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे? गहन हमने पढ़ लिया था। गहन, आदिम और कौन सा था? स्थानांतरित कृषि। आपको ये तीनों ध्यान में होने चाहिए, गहन, आदिम और स्थानांतरित कृषि। चौथी कृषि रह गई थी, वो मैं अभी आपको फटाफट करवा देता हूँ। और इसके बाद जो हमारे वाणिज्य कृषि थी वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो चौथी कृषि कौन सी थी? चलवासी कृषि। एक चलवासी कृषि और एक स्थानांतरित कृषि, दोनों आदिम कृषि के भाग है। अगर आपको पूछे आदिम कृषि में कौन कौन सी कृषि आती है, तो आपको याद होने आदिम कृषि यानी प्राचीन समय से। प्राचीन समय में एक स्थानांतरित कृषि और एक चलवासी कृषि आती है। तो चलवासी कृषि जो है वो उसे पशुचारण कृषि भी कहते हैं। पशुओं को पालना, पशु पालना भी एक कृषि है, मैंने आपको बता दिया था। तो चलवासी पशुचारण कृषि में होता है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक, पशुचारक का मतलब वह व्यक्ति जो पशुओं को पालता है, चराता है, अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपने पशुओं के साथ में रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को ले जाते हैं, उनको चारा खिलाने के लिए या पानी के लिए, पानी और चारे के लिए ले जाते हैं ताकि चारे की कमी ना हो। अगर मान लो एक स्थान पर चारा नहीं है तो वो एक इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। क्योंकि जो पशु है वो तो जो घास है, घास के जो मैदान है उसको खा लेते हैं। तो घास के मैदान खाने के बाद अब वो वहाँ से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में? तो एक ये पशु चारा क्या करता है, अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, घूमते रहते हैं। यह कृषि सहारा के, सहारा का मरुस्थल आप नाम सुना होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। इस मरुस्थल के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, यानी जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, वहां पर मध्य एशिया में, जो एशिया का महाद्वीप है, वहां मध्य एशिया में भी कई शुष्क प्रदेश है, रेगिस्तान है। यहाँ मध्य एशिया में देखो ऐसा नहीं है कि ज्यादा गर्मी पर ही नहीं, ज्यादा सर्दी होगी तो वहां पर भी घास और नहीं होगी। ज्यादा सर्दी वाले क्षेत्रों में भी घास नहीं होती है और ज्यादा गर्मी वाले में भी घास नहीं होते है। तो ये लोग कहाँ से होते हैं? ये लोग या तो ज्यादा गर्मी वाले स्थानों से होते हैं, जैसे सहारा वाले, और ज्यादा ठंड वाले होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वहाँ। तो सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया में और भारत के कुछ भाग है, उन्हें आपको तो जरूर याद करना है। तो एक तो राजस्थान हो गया, राजस्थान में रेगिस्तान है, और एक जम्मू कश्मीर वाला और एक लद्दाख, ये 2 स्थान हो गए। ये तो गर्मी वाला है राजस्थान, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ बर्फीले मैदान होते हैं, बर्फीला मरुस्थल बोलते हैं लद्दाख को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, मरुस्थल तो है लेकिन बर्फीला है, तो बर्फ के कारण वैसे ही वहाँ कुछ घास और नहीं मिलेगी, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जाना। तो ये कुछ क्षेत्र है वो याद रखना। सहारा का अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, मध्य एशिया का कुछ भाग हो गया, और भारत के कौन से? राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, और अभी हाल ही में जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर में से, वो है लद्दाख। तो इन क्षेत्रों में ये पशुचारण जो विधि है, चलवासी कृषि, ये चलती है। यहाँ ज़्यादा इनका प्रचलन है, ठीक है। तो अधिक प्रचलन है यहाँ, तो ये आप नोट डाउन करें। और उसके बाद में हम आपको जो अगला है वाणिज्य कृषि वो करवाएंगे, ठीक है। तो मिटा दे। अब वाणिज्य की कृषि है वो देख लेते हैं। निर्वाह कृषि पूरी हो गई है, इसके 4 थे, मैंने आपको करवा दिए। निर्वाह कृषि में जो आपके 4 पार्ट थे, कौन कौन से थे? निर्वाह कृषि में एक गहन था, एक आदिम था,
एक स्थानांतरित था और एक अभी वाला पशुचारण, जो चलवासी पशुचारण है वो वाला। ठीक है, तो ये हमने 4 हो गए। अब हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, तो ये कृषि मैंने आपको एक बता दी थी कि इस कृषि में क्या है कि अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं उगाते, वो ज़्यादा उगाते हैं ताकि आगे बाजार में उसको बेचकर पैसे कमा सके। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन, फसल उत्पादन व पशुचारण बाजार में बेचने के लिए किए जाते हैं। बाजार में बेचने के लिए किए जाते हैं ताकि इन्हें बेचकर पूंजी प्राप्त कर सके। पूंजी का मतलब होता है पैसे, मूल्य प्राप्त कर सके। तो इसमें क्या होता है, आवश्यकता अनुसार नहीं उगाते, ज्यादा उगाते हैं वो, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं भूमि के। तो ये किसान क्या करते हैं, ज्यादा फसल उगाते हैं, ज्यादा पशु पालते हैं, ताकि बाजार में इन फसलों को या इन पशुओं या पशुओं से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं, पशु से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, पशु से जो प्राप्त उत्पाद जैसे अंडे हो गए, मांस हो गया, दूध हो गया, तो इनसे क्या है, बाजार में इनको बेचते हैं और बेच कर क्या कमाते हैं, बेचकर पूंजी प्राप्त करना चाहते हैं, पैसे प्राप्त करने चाहते हैं। ठीक है, तो जो वाणिज्यिक कृषि है इसे निम्न भागों में बांटा गया है। इसके भी कुछ भाग हैं। वाणिज्यिक कृषि को निम्न भागों में बांटा गया है। तो इन्हें भी कुछ भागों में बांटा गया है। पहला होगा इसका वाणिज्यिक अनाज कृषि, एक हो गया मिश्रित कृषि और एक हो गया रोपण कृषि। तो 3 है इसके भाग, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, और तीसरी है आपके रोपण कृषि। ठीक है, आई बात समझ रहे हैं? तो इसके जो 3 भाग हैं, लेकिन निर्वाह कृषि के तो 2 ही भाग थे, 2 आदि में आ गए थे और एक वो कुल 4 भाग थे इसके। गहन निर्वाह कृषि में 4 भाग थे, निर्वहन कृषि, आदिम कृषि, स्थानांतरण कृषि और लास्ट था इसका चलवासी पशुचारण विधि। लेकिन वाणिज्य में आपके 3 भाग आएंगे। कौन कौन से हैं इनके? वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो पहला हेडिंग डाल लें, कौन सी कृषि है? वाणिज्यिक अनाज कृषि। नाम से पता चल रहा है कि इसमें अनाज होंगे। वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो पहला हेडिंग डाले वाणिज्यिक अनाज कृषि।
तो इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार की कृषि में इस प्रकार की कृषि में व्यापार के उद्देश्य से फसलें उगाई जाती है। तो इसमें व्यापार के उद्देश्य से केवल फसलें उगाई जा सकती है। नाम आ रहा है फसलें, इसमें पशु चारण नहीं होगा, ठीक है, इसमें केवल और केवल फसलें होंगी। इस प्रकार की कृषि में बहुत बड़े भूखंड क्षेत्रफल में खेती की जाती है। तो जो आपके मैंने निर्वाह कृषि बताई थी उसमें तो क्या होता है, भूखंड बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़े भूखंड होते हैं जिनमें बहुत बड़े क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। और ये होती क्या है, तो ये कृषि कहाँ पर की जाती है, तो कुछ नाम आप याद है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये कृषि उत्तरी अमेरिका, एक ये महाद्वीप हो गया, एक यूरोप, और जहां हम रहते हैं, हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में में प्रचलित है। तो अमेरिका हो गया, एक उत्तरी अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप दो है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया और एशिया हो गया। यहाँ इन तीनों में कौन सी कृषि होती है, वाणिज्य अनाज कृषि होती है, ठीक है। बहुत बड़े क्षेत्र पर अनाज यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है मिश्रित कृषि। देखो नाम है मिश्रित, मिश्रित का मतलब यहाँ अनाज भी उगाए जाते हैं और साथ में पशु भी पाले जाते हैं। तो मिश्रित का मतलब यहाँ देखो, यहाँ तो केवल और केवल अनाज यानी फसलें उगाई जाती थी, लेकिन यहाँ मिश्रित है। मिश्रित का मतलब यहाँ अनाज भी उगाए जाते हैं और यहाँ पशुपालन भी किया जाता है, यानी दोनों काम होते हैं यहाँ, इसीलिए इसका नाम मिश्रित कृषि है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मिश्रित कृषि में, इस प्रकार की कृषि में, इस प्रकार की कृषि में, तो इस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें तथा पशुपालन में किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके
एक तो भोजन के लिए चारे की फसलें, यानी चारा उगाने वाली कुछ फसलें होती है जो जिसके अंदर हम अनाज नहीं होता, पशुओं का चारा उगाया जाता है, ठीक है। तो भोजन पशुओं का जो चारे की फसलें हैं वो, और पशुपालन में इनका उपयोग किया जाता है, यानी फसलें भी उगाई जाती है, साथ में पशुपालन भी यही एक साथ किया जाता है। तो ये कृषि कैसी होती है, ये है मिश्रित कृषि। अब ये होती कहाँ क्या है, तो वो ये मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। तो इसमें लिखेंगे ये कृषि कहाँ होती है, यूरोप में, पूर्वी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका, अमेरिका का कौन सा भाग, पूर्वी भाग, ठीक है, अमेरिका का पूर्वी भाग, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका। न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। भारत में नहीं है, इसलिए भारत का नाम मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आपके कुछ हो गई। उसके बाद जो तीसरी है रोपण विधि। रोपण विधि में क्या होता है कि उसमें एक अति महत्वपूर्ण फसल ली जाती है, एक ऐसी फसल ली जाती है जिससे क्या है वाणिज्य लाभ अत्यधिक हो और वो हर कोई स्थान पर उगाई नहीं जा सकती, ठीक है, वैसी फसल। तो रोपण कृषि जो थोड़ी बड़ी है, तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने जो निर्वाह कृषि था उसका एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, चलवासी पशुचारण कृषि। उसके बाद हमने वाणिज्य कृषि के बारे में पढ़ा। वाणिज्य कृषि का मतलब मैंने आपको बता दिया था। वाणिज्य कृषि का मतलब होता है कि व्यापार के लिए की गई खेती, जिसमें हमें पूंजी प्राप्त करने के लिए, उन्हें बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती है। और इसमें वाणिज्य कृषि में भी हमने 3 प्रकार पढ़े थे, एक वाणिज्य अनाज कृषि, एक मिश्रित कृषि और लास्ट है रोपण कृषि। तो वाणिज्य अनाज कृषि में केवल और केवल फसलें उगाई जाती है बाजार में बेचने के लिए, केवल और केवल फसलें। और मिश्रित में मैंने आपको बताया इसमें पशु भी पाले जाते हैं और साथ में फसलें भी उगाई जाती है। अब भारत में ये नहीं होती, ये मोस्टली यूरोप में, पूर्वी संयुक्त अमेरिका के अंदर होती है, अर्जेंटीना के अंदर होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, न्यूजीलैंड के अंदर होती है और अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का जो महाद्वीप है वहाँ पर एक देश है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बोलते हैं ना जिसको, वो देश, वहाँ पर भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये कुछ मेनली थे। उसके बाद रोपण जो है वो मैं आपको अगली क्लास में करूँगा, इस क्लास में हो नहीं पाएगी। अगली क्लास में हम रोपण जो कृषि है वो और कुछ प्रमुख फसलें हैं, वो 2 ही फसलें हैं हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में 2 ही फसलें छोड़ी गई है, एक चावल और एक गेहूँ, बाकी सारा हट गया है। तो कल हम इस पार्ट को पूरा का पूरा, जो अगली नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और बाकी जो आगे वाली जो इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम अगली क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ये उतार लेना और साथ में इसको एक बार पढ़ना भी है, ठीक है, ओके।